हेलो। धर्मेंद्र, गुड इवनिंग भाई धर्मेंद्र। और नया क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? हाँ भाई, एक दो बच्चे और आओ फटाफट, फिर शुरू करते हैं। धर्मेंद्र एक बार वॉइस चेक करके बताना, वॉइस क्लियर आ रही है? धर्मेंद्र भैया जरा चेक करके बताओ, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? अच्छा, वेरी गुड। चलो तो फिर शुरू करते हैं ना। बच्चे आज बिजी होंगे क्योंकि कुछ बच्चे आज फास्ट रहे होंगे, कुछ बच्चे जो है कल फास्ट रहेंगे। ठीक है, तो भाई रहना ज़रूरी है। साइंटिफिक तरीका भी है उसका एक, वो भी ज़रूरी है, बाकी ये ज़रूरी तो है ही है। ठीक है, चलो करते हैं फिर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे लास्ट क्लास में, और कहाँ तक कर लिया था मालूम है? ग्रुप 13-14 पे चल रहे थे हम लोग। हाँ जी, उस दिन हमने ग्रुप 13 में कर लिया था। अच्छा, हाँ फास्ट है भाई धर्मेंद्र सबका आज। तो मे भी क्योंकि मथुरा में तो आज है, बाकी वृंदावन में कल है, तो दो जगह है। तो कुछ बच्चे थोड़े आज बिजी हैं, कुछ बच्चे कल बिजी रहेंगे। अपने हिसाब से शेड्यूल चलता रहेगा, थोड़ा हम अपने हिसाब से चलते रहते हैं धीमे धीमे। ठीक है, चलो तो कुछ नया करते हैं, करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो काम ढंग से चलाते हैं फिर। देखो भाई, केमिस्ट्री में हमने ग्रुप 13 कर रहे थे। ग्रुप 13 में बोरोन फैमिली चल रही थी। बोरोन फैमिली में हमने बोरोन कर लिया, बोरोन के कंपाउंड्स कर रहे थे। बोरेक्स हो गया हमारा, बोरेक्स के अलावा और ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया। ठीक है, दो हो गए, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड बोरेक्स। अभी हम करने वाले हैं डाइबोरेन। ठीक है, तो चलिए, डाइबोरेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डाइबोरेन की अगर प्रिपरेशन मेथड की बात की जाए तो इसकी 3 प्रिपरेशन मेथड होती है। ठीक है, पहले एक बार और समझिए आप लोग, ये मोनोमर है, दिस इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ बोरेन। अब इसका जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको बोलते हैं, जब इसका डाइमर बन जाएगा तो B2H6। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइबोरेन, डाइमर ऑफ बोरेन। दिस इज द डाइमर, दिस इज द मोनोमर, यानी बोरेन डाइबोरेन। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि डाइबोरेन का ये मोनोमर है, मोनोमेरिक फॉर्म है। आप ऐसे ही बोल सकते हो बोरेन की वो डाइमर फॉर्म है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा इसका प्रिपरेशन मेथड पे। तो देखिए, जनरल प्रिपरेशन मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल प्रिपरेशन मेथड में 3 होती हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ध्यान भूल जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा रहता है, तो ये मालूम नहीं पड़ पाता है कौन सा रिएक्शन बना, कौन सा रिएक्शन नहीं बना। तो उसको थोड़ा ऐसे ट्रिक से सीखते हैं कि इसमें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होते हैं। और सारे बच्चे जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी होती हैं, यानी वीक रिड्यूसिंग एजेंट, मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो, तीनों से ही रिएक्शन होती है इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास BF3 है। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है हमारे पास? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको हमने हीट किया। एक चीज़ ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, मैं नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, BF3 को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर ट्रीट किया तो डाइबोरेन बनता है।
दूसरा हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जैसे कि NaBH4, दिस इज अ मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। अब मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग आयोडीन का रिडक्शन कराएंगे इसकी प्रेजेंस में, तो हमारे पास डाइबोरेन बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं किए जा रहे हैं, सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। अब थर्ड वाली अगर मैं बात करूं आपसे, ये कौन सा हमारे पास मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग हो गया, मॉडरेट है। थर्ड वाला वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट मतलब यहाँ पे ही है, ठीक है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं किए जा रहे हैं, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है NaF है यहाँ पे, ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रिपरेशन मेथड है। नंबर 1 कौन सी है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड वाली है हमारे पास, दिस इज द मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब जानते हो, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक, मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे पास है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इनऑर्गेनिक में होता ही है कि कब कैसे, अब जैसे मैं इनको कैसे याद रखता हूँ, खैर प्रैक्टिस है, आप कह सकते हो कि चलो ठीक है प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए भी तो ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना है हमें। तो आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, स्ट्रॉन्ग के साथ, मॉडरेट के साथ एंड वीक के साथ। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा ये जो वाली है, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, ये यानी कि इंडस्ट्री में बनाई जाती है। किस वाले से बनाई जाती है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट वाले से इसकी प्रिपरेशन मेथड जो होती है वो होती है इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, समझ में आ गई तीनों। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लगाइए, फिर मॉडरेट लगाइए एंड वीक लगाइए। आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, तो ये कैसी होती है, इट इज कलरलेस, टॉक्सिक गैस, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट नियरली 183 के करीबन होता है। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 183 केल्विन के करीबन होता है। ठीक है, और ये टॉक्सिक गैस है। अगर हम बात करें कि ये वाटर के साथ हाँ अभिषेक, बढ़िया हो भाई। अब देखो, अगर हम लोग बात करें, इट्स कलरलेस टॉक्सिक गैस हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 183 केल्विन। एक और चीज़ है इसमें कि जैसे मान लीजिए अदर्स फ्यूल होते ना, और ये वाली जो है, तो ये जल्दी इजीली, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने डाइबोरेन रख लिया, तो इमीडिएटली एक फायर उसके साथ रिएक्शन करके आग लग जाती है, मतलब इमीडिएटली इट कैच फायर, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होती है मालूम है, एक्सप्लोड भी करती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
और कितना जानते हो इसके बारे में बताओ, एक दो प्रॉपर्टीज़। कलरलेस हो गई, टॉक्सिक गैस हो गई। अब मान लीजिए इसकी रिएक्शन अगर हम लोग लिखने लगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए डाइबोरेन है, आपको बोल दे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बताइए क्या बनेगा, तो क्या ध्यान रखना है, B2O3 प्लस 3H2। फिर भी मैंने नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं किए हैं, आप ध्यान रखिएगा। बोरॉन एनहाइड्राइड बनेगा इस तरीके से, या इसको हम लोग बोरॉन ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे एक आध बच्चा सोच रहा होगा कि भाई एनहाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं। देखिए एनहाइड्राइड बोलने का पर्पस समझ रहे हो आप लोग, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। लिंकेज आती थी ना एनहाइड्राइड वाली, इस तरीके से इसकी आएगी, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये वाला है ना, एनहाइड्राइड लिंकेज होती थी। तो इसमें ये लिंकेज पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बोरोन एनहाइड्राइड। क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाएगी आपके, मैं बताओ कौन सा एनहाइड्राइड ऑक्साइड है, तो बोरोन ऑक्साइड तो बोलेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दिस इज द बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो किसकी प्रेजेंस में हो गई है, ऑक्सीजन की में। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई वाटर में सॉल्युबल वाली रिएक्शन कौन सी देती होगी, ये B2S6 को जब हम वाटर में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड। अच्छा, ऑर्थोबोरिक एसिड को क्या बोलते हैं हम, लाइक दिस। अगर मान लीजिए ये हमने नहीं लिखा तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या तो हम ऊपर वाला लिखें या नहीं तो ऐसा वाला लिखें। तो साइड में क्या चल रहा है हमारे पास, H2, ठीक है। बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा किसकी प्रेजेंस में, वाटर के हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। अब देखिए ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। अब थोड़ा सा अभी प्रॉपर्टीज़ ही चल रही हैं, ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं। एक बार फिर देख लो आप लोग, इसकी प्रिपरेशन मेथड है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं। अब थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये क्या है, ये एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्यों है कि जैसे BS3 है, ठीक है। अब सारे बच्चे जानते हैं कि भाई इसका बोरॉन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं रहा, यहाँ पे क्या है, 6 है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप लोग तो कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 6, ठीक है। तो इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से, वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, वेकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सारे बच्चे जानते हैं आप लोग, है ना। और जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट होते हैं, या जैसे मान लीजिए इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा ना, जैसे 11th वाले बच्चों को थोड़ा और समझाता हूँ बेसिक से। जैसे देखो बोरॉन के ना यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 3। अब मान लीजिए ये इसके 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, तो एक ये शेयरिंग कर लिया, एक ये शेयरिंग कर लिया और एक ये शेयरिंग कर लिया, तो कितने हो गए यहाँ पे, इसमें भी फिर भी तो 6 हुए ना, 1 2 3 4 5 6, और होने कितने चाहिए थे। वही हर कोई आदमी काम करता है, आप लोग मेहनत कर रहे हो किसके लिए, कि बहुत ज़्यादा बड़े बन जाएं, स्टेबल हो जाएं, स्टेबिलिटी के लिए काम चलता रहता है। हम सोचते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाएं, आप सोचते हो आप भी स्टेबल हो जाएं, तो ये सब कुछ जो चलता रहता है वो स्टेबिलिटी के लिए चलता है। और मान लीजिए किसी ने एफर्ट्स किए और एफर्ट्स में थोड़ा बहुत कमी रह गई, तो वहाँ डेफिशिएंसी बोली जाएगी, और डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, लुईस एसिड, ठीक है। तो यानी कि इसने अपने एफर्ट्स तो किए लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब नहीं हुआ इसीलिए डाइमर बना रहा है, डाइमर में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम डाइमर पढ़ रहे हैं इसका, है ना। तो देखिए अगर हम B2S6 की बात करें तो ये आप लोग जानते हो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखो अगर मैं इसको ऑर्बिटल व्यू लूँ, है ना, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा थोड़ा, उसको मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन है, देख रहे हो आप लोग, दिस इज द टर्मिनल, क्योंकि ये टर्मिनल पे है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4, और इनको ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। अच्छा, इनकी ऑर्बिटल व्यू की बात करूं तो उसमें बनाना बॉन्ड बनता है, ठीक है। और एक चीज और जो आपको कंपटीशन वाले बच्चों को विशेष ध्यान रखना है, इसको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं,
किसको? टर्मिनल वाले को। जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं थोड़ा सा अभी ऑर्बिटल व्यू से बचना चाह रहा हूँ, नहीं तो इसी में सारा टाइम निकल जाएगा, है ना। और वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस इतना ही है कि वो झुक जाएंगे तो बनाना लाइक बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रिजिंग है ना, ब्रिजिंग वाले, तो यहाँ पे क्या होता है बताओ? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन वाले हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा आपसे इसमें कि B2S6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो कोई बच्चा बताएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? चलो भाई, आपका आ गया, आपकी बारी है। अब कौन बच्चा बताएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्योंकि मैं थोड़ा सा सिलेबस चलाना चाह रहा हूँ ना, इसलिए बीच बीच में अभी थोड़ा बात नहीं कर पा रहा हूँ आपसे, लेकिन फिलहाल के लिए जब भी लगेगा कि हाँ आपसे पूछना ही है और आप उसका आंसर दे सकते हो तो बिल्कुल पूछूंगा। तो चलो शुरू हो जाओ भाई, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कोई बच्चा बता रहा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? मैं वेट कर रहा हूं भाई। B2S6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बताओ? sp3, ठीक है। कौन सा वाला होगा इसमें? sp3। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, किसमें? B2S6 में। और जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उनको क्या बोल रहे हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ब्रिजिंग हाइड्रोजन को क्या बोल रहे हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑर्बिटल अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि हाफ एन आवर इसी में नहीं लगाना, हमें थोड़ा आगे भी चलना है। ये सारी चीज़ें हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अच्छा, चलिए फिर थोड़ा सा आगे काम करते हैं। अब मान लो इसमें हम बात कर रहे थे कि भाई B2S6 है हमारे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो B2S6 है, B2H6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये क्या है? लुईस एसिड तो है ही है। अब ये लुईस बेस के साथ रिएक्शन करेगा। लुईस बेस क्या होते हैं? जिन पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस। तो ये क्या करता है? एसिड बेस एडक्ट बनाते हैं। एडक्ट का मतलब है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गया, यानी कि कोई ऐसा अपना लॉन पे इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, ये हमारे पास अमोनिया है, ठीक है। अब जब ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अमोनिया ने क्या किया? अपना लॉन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो ये एसिड है, ये बेस है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एसिड बेस एडक्ट। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज जो कंपटीशन वाले बच्चों को ध्यान रखना है, कंपटीशन वाले बच्चों को क्या ध्यान रखना है कि देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास जो लुईस बेस है, दिस इज द लुईस बेस, दिस इज द लुईस एसिड। अब अगर हमारे पास जो लुईस बेस है, लुईस बेस स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप जैसे कि NH3, जैसे कि 1 डिग्री अमीन, जैसे कि 2 डिग्री अमीन। अगर हमारे पास ये स्मॉलर हैं तो ध्यान रखिएगा, जो इसमें क्लीवेज टाइप का होता है वो अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। लेकिन मान लीजिए कोई लार्जर ग्रुप है, जो डोनर हैं वो लार्जर ग्रुप हैं। लार्जर का मतलब मान लीजिए PME3 हो गया, NS ये 3 डिग्री हो गया। अगर ये लार्जर हैं तो ध्यान रखिएगा उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं जरा वो देखते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि अगर स्मॉलर ग्रुप है तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, और अगर लार्जर ग्रुप है तो सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्वेश्चन आ गया, तो अब बताओ कौन
कौन सा क्लीवेज होने वाला है, क्योंकि ये तो स्मॉलर ग्रुप है। स्मॉलर ग्रुप के हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, फिर मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको देखते हुए समझ में आ जाना चाहिए कि अब कौन सा क्लीवेज जाएगा। ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं, देखिए एक तो नहीं बना ना, दो बने, तो ये भी कौन सा होगा, ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसे, जैसे बच्चे को क्या लगता है, अच्छा ये तो दो है इधर, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, आप इसको 2 देखोगे क्योंकि ये NH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये भी तो टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है। फर्दर मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लो अगर इसी में वो आपसे रिएक्शन बोल दे PR2 है, तो बताइए क्या रिएक्शन होगी, तो इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा ये वाला कॉम्प्लेक्स। और जो आपको बात समझनी है वो ये समझना है कि अगर हमारे पास स्मॉलर ग्रुप है तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, लेकिन बड़ा ग्रुप लेकर के देखते हैं एक, जैसे मान लीजिए ये BS3 है, हमने क्या किया, ये वाला ग्रुप लिया, ठीक है। अब ये बड़ा ग्रुप हो गया, लार्जर ग्रुप हो गया। अब लार्जर ग्रुप में क्या करना है, सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स कौन सा बन गया, इसका ये बन गया, ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल और लार्जर ग्रुप ले लेते हैं, PME3 ले लेते हैं। अब देखो क्या इसका लॉन पे इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, तो कनेक्ट हो जाएगा, तो कनेक्ट कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, PME3। कहने का मतलब क्या समझ में आया आपको। अब देखो मैं दो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा ना, क्यों, क्योंकि बड़े ग्रुप आ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो खुद में अपने आप में लुईस बेस का तरह काम करेगा, यहाँ पर ये BS3 है, क्योंकि यहाँ पे डाइबोरेन ले रहे हैं तो इसमें कोऑर्डिनेट एसिड बेस एडक्ट बनेंगे, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आपने एक चीज समझ में आई, अगर मान लीजिए छोटे छोटे ग्रुप हैं उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। लेकिन मान लीजिए कोई बड़े ग्रुप आ गए, ये तो सारे डोनेटिंग है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि सबके पास, और कार्बन मोनोऑक्साइड सारे बच्चे जानते हैं, इसमें होती है सिनर्जिक इंटरेक्शन, जानते हो आप लोग। सिनर्जिक का मतलब क्या होता है, एक होता है एनर्जेटिक, एक होता है सिनर्जिक। एनर्जेटिक का मतलब बहुत एनर्जी होती है, सिनर्जिक का मतलब दिमाग से बहुत सारे लोग बना लेता है, फ्रेंड बना लेता है, जरूरत पड़ने पर मार्केट से कहीं से पैसे उठा लिए, मार्केट को पैसे दे दिए, बहुत सक्सेस होता है ये सिनर्जिक इंटरेक्शन। मतलब जरूरत पड़ने पर मेटल को दे दिया, मेटल से ले लिया कि भैया दे दो, बैक बॉन्डिंग करनी है मुझे, इधर मुझे आगे बिजनेस करना है, ऐसा करके। तो CO बड़ा सिनर्जिक है, एनर्जेटिक नहीं है, सिनर्जिक है। तो सिनर्जिक का मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 11th वाले बच्चे टेंशन मत लेना, बस इतना समझना, सिनर्जिक का मतलब होता है 1 + 1 कभी भी 1 and 1 कभी भी 2 नहीं होता। 11th वाले इतना समझेंगे, मार्केटिंग का फंडा होता है ये, 1 and 1 11 होता है, मतलब एक को दूसरा जोड़ो, दूसरे को तीसरा जोड़ो, ऐसा करके कॉन्सेप्ट चलता है, वो CO में होता है, इसको बोलते हैं सिनर्जिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो जब बड़े बड़े ग्रुप आ जाएं तो एक ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब छोटा ग्रुप आए तो 2 कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ऐसा करके आपको ध्यान रखना है इसके रिएक्शन में। अब देखिए, अब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कराने जा रहा हूं अमोनिया के साथ। रिएक्शन विद, इससे पहले भी करा रहा था मैं, लेकिन कुछ कंडीशन होंगे, स्पेशल कंडीशन वाली रिएक्शन कर रहे हैं अब। वो कोई स्पेशल कंडीशन नहीं थी, वो तो जैसे दे दिया एसिड बेस एडक्ट बन गया, खत्म कहानी। अभी कुछ स्पेशल कंडीशन करने जा रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया, जैसे मान लीजिए लो टेम्परेचर है, एक्सेस अमोनिया है, ठीक है। तो वहां पर आयोनिक कंपाउंड बनेगा, जो अभी हम बना रहे थे वो वाला आयोनिक कंपाउंड कौन सा था, H2B NH3 का होल ट्वाइस, ये बोरोनियम आयन बोला जाता है, और ये इस तरीके से
इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आयोनिक कंपाउंड। कब की बात चल रही है, कंडीशन आपने देखी, कंडीशन लो टेम्परेचर एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया। अब मान लीजिए इसी को हम थोड़ा हाई टेम्परेचर कर देते हैं, एक्सेस अमोनिया वैसे ही रहने देते हैं। अब जब हाई टेम्परेचर हो, एक्सेस अमोनिया, अभी एक आध बच्चा कहेगा सर कितना हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो बुक्स में जनरली लिखा होता है अबव 200 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में ये बोरॉन नाइट्राइड बन जाएगा। अब यहाँ x क्या है, मान लीजिए अगर यहाँ 6 लगा दिया तो कुछ और बन जाएगा, कुछ का मतलब अभी बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये बोरॉन नाइट्राइड है। और बोरॉन नाइट्राइड सारे बच्चे जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर किसकी तरह होती है, कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप्स होता है जो इसकी तरह स्ट्रक्चर शो करता है, दैट इज द ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये बोरॉन नाइट्राइड बना, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनी। अब थोड़ा इसका में रेशियो आ जाए, आप देख रहे हो मैं स्पेशल कंडीशन की रिएक्शन करा रहा हूँ आपको। मान लीजिए 1:2 आ जाए, ये 1:2 क्या है भाई, 1 का मतलब है B2S6, यानी कि ये 1 मोल में लिया जा रहा है, 1 अमाउंट में लिया जा रहा है, जबकि इसके कितने मोल्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, 2। इसका बड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा क्या लिखवाया था सर ने, 2:1 या 1:2। कंफ्यूज तब होते हैं जब थोड़ा इन चीज़ों को अभी दिमाग में सेट नहीं कर पाते हैं। अभी आराम से सेट करना है, ठीक है। तो सेट कैसे करना है कि B2S6 कितना लेना है, अभी की अभी खत्म करना है, ये नहीं कल पढ़ूंगा मैं, कल पढ़ूंगी, नहीं, अभी मेरे साथ ही। ये कितना है 1, B2S6 1 अमाउंट में लेना है, 1 मोल लेना है। इधर कितना है इसका, अमोनिया का क्या है, जस्ट डबल मोल। मान लीजिए कि अगर इसके 50 मोल लिए तो इधर 100 हो जाएगा, इसका 50 लीटर लिया तो ये 100 ml हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास क्या हो जाता है बताओ, तो हमारे पास बन जाता है B3N3S6, और इसका नाम क्या होता है, B3N3S6 का नाम होता है बोरॉन या इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो इसके 2-3 नाम लिखूंगा मैं, एक है बोरेजीन, एक बोलते हैं बोरेजोल, एक बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, तो कई नामों से जाना जाता है, बोरेजीन, बोरेजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखा आपने अमोनिया की थोड़ी सी स्पेशल मेथड, अमोनिया को अगर लो टेम्परेचर में लिया जा रहा है आयोनिक कंपाउंड बनेगा, हाई टेम्परेचर में लिया जा रहा है बोरॉन नाइट्राइड बनेगा। इसकी स्ट्रक्चर किसकी तरह होती है, ग्रेफाइट की तरह। थर्ड वाला क्या है, मान लीजिए इसको 1:2 में ले लिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बोरेजीन या बोरेजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इसकी। देखिए अब जैसे बेंजीन तो सारे बच्चे जानते हैं, बेंजीन होता है C6H6, तो ये B3N3S6 है, यानी कि कुछ ऐसे करके। बेंजीन की तरह हो गई नहीं हो गई इसकी स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड लगा दीजिए। अब ये हमारे पास है बेंजीन। अब कौन बच्चा बताएगा इन दोनों में से विच वन इज द मोर रिएक्टिव, हाँ जी, विच वन इज द मोर रिएक्टिव, कौन बताएगा बताओ। इन दोनों में से एक है हमारे पास बेंजीन, एक है हमारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन, मतलब बोरेजीन। दिस इज द बोरेजीन, दिस इज द बेंजीन। विच वन इज द मोर रिएक्टिव एंड वाई, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ कौन सा मोर रिएक्टिव होगा। अरे भैया इन दोनों में से कौन सा जल्दी रिएक्टिव होगा, कौन जल्दी रिएक्शन देने की सोच रहा है और कौन आराम से मस्त रह रहा है, तो वो देख लो। मस्त का मतलब स्टेबल ज़्यादा होगा, रिएक्टिव का मतलब अनस्टेबल ज़्यादा होगा। तो आपको बताना है इन दोनों में से अनस्टेबल कौन सा है। अनस्टेबल ज़्यादा होगा मतलब रिएक्टिव ज़्यादा होगा। तो कौन बच्चा बता रहा है, हाँ साक्षी का बिल्कुल सही है,
तो बोरेजीन इज द मोर रिएक्टिव। अब मैं जरा रीजन पूछ रहा हूं आप लोगों से, मान लीजिए अगर ये रीजन पे क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई यही रिएक्टिव क्यों है, अनस्टेबल ये क्यों है, जो अनस्टेबल होगा वही रिएक्टिव होगा इस केस में, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट इज द बोरेजीन इज द मोर रिएक्टिव और यू कैन से अनस्टेबल। कौन बच्चा बताएगा? बता रहे हो आप लोग? हाँ बिल्कुल तनिष्क का सही है, प्रांजलि का भी सही है। हाँ अब ये बताओ कि ये मोर रिएक्टिव क्यों है, मोर रिएक्टिव क्यों है, क्यों है बताओ बताओ। हाँ जी कौन बच्चा बता रहा है ये मोर रिएक्टिव क्यों है? बता रहे हो भाई? अरे कभी कभार कुछ नया कर दिया करो, नया का मतलब है कि थोड़ा गलत भी जाने दिया करो, सही तो होगा ही होगा, जब गलत जाने दोगे तभी सही होगा, अब सही का ही सोचते रहोगे तो फिर गलत कैसे जाएगा। हाँ कौन बच्चा बोलेगा बताओ, ये अनस्टेबल क्यों है, ये रिएक्टिव क्यों है और ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सारे कार्बन एक जैसे हैं भैया, टूटेंगे नहीं, ये एक ही फैमिली मेंबर है। इधर क्या है, ये थोड़ा फ्रेंड है ना, अब इन्होंने बिजनेस खोला तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो शुरुआत का हो सकता है, देखो अभी आपका अच्छा फ्रेंड होगा, बाद में थोड़ा सा आपको कहेगा भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग रह जाओ, ऐसा करके, तो इसलिए पहले से ही तुम निकल जाओ, उनको रहने दो। तो ध्यान दो, देखो इसमें ना डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो बॉन्ड ऐसे करके टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बोरेजीन, inorganic benzene is the more reactive or more unstable because of difference in electron negativity between boron and nitrogen। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है, 2.1 2.1, ठीक है 2.1 होती है, कितनी होती है, हाइड्रोजन की होती है शायद 2.1, तो 2.5 आएगी है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। अब देखो ये यहां तक हो गया, हाँ तो ये किसके बारे में थी अपने पास रिएक्शन। अच्छा एक चीज और कराऊंगा, इसमें एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो भी बताता हूं आप लोगों को। देखो क्या आया हुआ है, चलो आपसे पूछता हूं थोड़ा सा। हाँ जी ये हमारे पास B3N3 H6, कौन बच्चा बताएगा, दिस इज द एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉट, नन ऑफ दिस। हाँ राधे राधे भैया। आदित्य आजकल आते नहीं हो, आजकल आते नहीं हो, मैंने कहा भाई आदित्य आता नहीं है, अब क्या करना, अब उस दिन तुम ही थे केवल, मैं वो अभ्यास वाला प्रैक्टिस करा रहा था, अब एक ही बच्चा था आदित्य। अब मैंने कहा यार इतना तो मैं थोड़ा सा और काम कर लूँगा। अब देखो मेरे भी रिसर्च पेपर पेंडिंग में पड़े थे, कब से, 13 से, मैंने बीच में क्योंकि ये सब में लग गया IIT मेडिकल में पढ़ाने के लिए, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए, मतलब कंप्लीट तो पहले से ही थे, थोड़ा और भी पब्लिश हो गए वो मेरे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ फिर मैंने काम कर लिया। अब मैं पहले से ही कहता हूँ कि भाई अगर 2-4 बच्चे भी आओगे तो भी मैं करता रहूँगा, लेकिन मान लीजिए अगर आते ही नहीं है तो फिर मुझे ये लगता है कि हो सकता है सारे बच्चे बिजी चल रहे हैं, चलो हम भी बिजी हो जाते हैं। तो बिजी हो करके मैंने थोड़ा बहुत अपना काम कर लिया, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, आपको मालूम ही है। और बस एक थोड़ा सा यही था कि भाई चलो किसी भी तरीके से बच्चे को ये ना लगे कि ये सर ने नहीं कराए, तो जितना अगर पॉसिबिलिटी बनती है किसी भी क्लास की तो टाइम देने के लिए, जैसे भी निकलता है टाइम कोशिश करते हैं उसको निकालने के लिए ना। और मुझे मालूम है सारे बच्चों को तो शायद मालूम नहीं होगी लाइव क्लास चल रही है नहीं चल रही है, बहुत सारे बच्चों ने तो चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो वो उनकी गलती है, थोड़ा सा अपडेट तो रहना चाहिए है ना। और अगर फिर दोबारा से बढ़ेंगे बच्चे तो फिर मैं और अभ्यास वाला प्रैक्टिस के लिए शुरू कर दूंगा, लेकिन बाकी जितना कराएं क्लास उसमें थोड़ा सा टेक पार्ट करा करिए, जिससे क्या होगा आपके जो भी हैं है ना। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ तो सारा ही रखा है,
हो सकता है कुछ नया चीज़ निकल के आ गई, तो 1 घंटे मान लीजिए अगर चल रहा है तो उसको लेने में कोई ऐसा नहीं है खाना खाते हुए क्लास लेते रहो। ये तो भाई ऑनलाइन है, ये तो ऑनलाइन का यही फ़ायदा है, यही ड्रॉबैक्स है। अब मैंने देखा, वैसे मैं कभी देखता नहीं यूट्यूब पे, कभी कोई चीज़ देखता नहीं। मान लीजिए कल मैं जो है इसको स्टार्ट कर रहा था तो मैंने देखा कि एक एसएससी बैंकिंग पीओ वाला टीचर पढ़ा रहा है ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है टीचर जो है, मैथ का था, हाँ मैथ का था। मैंने देखा कि लाइव क्लास चल रही है, क्योंकि वैसे तो मैं कभी कुछ देखता ही नहीं हूँ, आपको मालूम ही है मेरे बुक से बहुत लगाव है, बुक मैं इतनी सारी पढ़ता हूँ, मज़ा आता रहता है। तो मैंने देखा तो वो मैथ वाला टीचर जो है बच्चों को बोल रहा, उसकी स्टाइल, ऑनलाइन की स्टाइल सुनिए भाई क्या कह रहा हो, जल्दी करो, जल्दी ठोको, जय माता दी, जल्दी आओ। तो आधे बच्चे तो उससे वैसे डर जाते, जैसे मान लीजिए मैंने ही बंद कर दिया, मैंने कहा अरे यार ये क्या पढ़ा रहा है। तो ऐसा चल रहा है, मतलब चल रहा है, तो बच्चे भी बेचारे आधे बच्चे डर जाते हैं, अरे क्या कह रहा है टीचर। तो चलता रह रहा है शेड्यूल, तो वो तो हम करेंगे नहीं यहाँ के भाई चलो जय माता दी ठोको, भाई वो लेवल थोड़ा सा नहीं है ना अपना इधर की तरफ, तो ये चलता रहता है। मतलब ऑनलाइनों में ज़्यादा चल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ ना कुछ, और काफ़ी टीचर तो मेहनत कर ही रहे हैं, टीचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने अपने लेवल के सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभार खाना खाते समय सोते तो रहेंगे नहीं, 9 o'clock तो सोता ही नहीं है कोई बच्चा, तो ले लिया करो क्लास, ठीक है। चलो अब फिलहाल इस पे आते हैं। अगर मान लीजिए मैंने पूछा कि ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, तो कौन सा होगा, कोई बच्चा बताएगा? हाँ बताओ कौन सा वाला होगा। तो ध्यान रखना ये एरोमेटिक होता है ना। एक चीज मैं और आपसे पूछूंगा कि इसमें अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, मान लीजिए हाइड्रोलिसिस इसकी करा दी जाए तो क्या बनेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है हमारे पास, बेस। तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, एक अमोनिया और बनेगा इसमें साइड में ना, अमोनिया, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप कि अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो फर्दर क्या बन जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा था बताओ, ये था हमारे पास डाइबोरेन के केस। अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। चलो देखो, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा। ये लुईस बेस एडिक्ट, एसिड बेस एडिक्ट बनाता है लाइक दिस। ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, और यहाँ पे ग्रुप देख लेने हैं कि अगर कोई स्मॉलर ग्रुप है तो अनसिमेट्रिकल बनेगा, अगर कोई लार्जर ग्रुप है तो सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये सिनर्जिक इंटरेक्शन करता है, और ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जैसे आप लोग जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों टाइप के बनाता था। एक सिग्मा डोनर होते हैं ना, OMC जानते हो आप लोग, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, उस तरीके से है ना। रिएक्शन अमोनिया के साथ बिल्कुल ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाइबोरेन वगैरह का। तो ये हमारे पास टॉपिक ख़त्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, क्योंकि ये बोरोन की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, बोरोन के कंपाउंड थे वो हमने ख़त्म कर लिए। अब थोड़ा एल्युमिनियम पे आते हैं, केमिस्ट्री ऑफ एल्युमिनियम बात करते हैं। देखिए अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में ही अगर हम देखें तो एल्युमिनियम, जैसे ये अबंडेंस का ऑर्डर था, ये था ना, तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन दी अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन दी अर्थ क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। तो यानी कि अगर एलिमेंट में देखें तो ये थर्ड वन है, और अगर हम मेटल के केस में लें तो कौन सा होगा बताओ, मेटल के केस में ये फर्स्ट होगा। चलिए देखिए, इसमें एल्यूमिना यानी कि AlCl3 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर बता रहा हूँ। ये कोवलेंट होता है और वैसे ये कलरलेस होता है, लेकिन एनहाइड्रस कंडीशन में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। जैसे मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स बना करके दिखाया था ना, मान लीजिए अगर मैं इसका, पहले तो ये कोवलेंट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लेकिन बाद में इस तरीके से होता है, ठीक है।
क्योंकि नंबर ऑफ आइंस बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ आइंस बढ़ने से क्या एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये बनता कैसे होगा वो देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है और हमारे पास HCl है, क्या बना बताओ, AlCl3। बाद में डाइमर बनाता है, इसको ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बैलेंस नहीं किए हैं, ठीक है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए अगर 6 ले लेते हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग कर लोगे, उसका थोड़ा ध्यान रखना। देखो सेकंड प्रिपरेशन मेथड क्या है, हमारे पास एल्यूमिना है, मान लीजिए हमने HCl कर दिया तो बन जाएगा AlCl, ठीक है, वाटर में कर जाएगा। थर्ड वन वाला कौन सा है हमारे पास, जैसे मान लीजिए अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया और HCl ले लिया तो हमारे पास AlCl3 बन जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और एक रिएक्शन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ गई है, वो मैं रिएक्शन जरूर कराऊंगा आपको। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो एक वाला है आपके पास, ये एल्यूमिना है, एल्यूमिना पे कोक की रिएक्शन कराते हैं, कोक इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, कोक मतलब कार्बन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इस तरीके से, CO, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये थी 3 प्रिपरेशन मेथड है, ये थोड़ा आपके एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी कि बताइए अगर इसको एल्यूमिना की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कोक पे कराते हैं तो क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा AlCl3 बनता है। ये डाइमर फॉर्म भी बनाता है Al2Cl6। अब देखिए अगर मान लीजिए ये हमारे पास हो गया, एक एलम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एल्यूमिनियम के कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए एलम, एलम क्या होता है बताओ, फिटिग्री, एलम फिटिग्री है। तो एलम के कई सारे टाइप हैं, लेकिन सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं ना। एलम का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, MsO4 M.SO4 24H2O, ठीक है। अब देखिए जो M है ना, M ये मोनोवेलेंट है, दिस इज द मोनोवेलेंट। अब देखिए ये जो M डैश है ना, इसको क्या बोलेंगे, ट्राईवेलेंट, ये ट्राईवेलेंट होगा, यानी कि इसमें एक जो मेटल आएगा वो मोनोवेलेंट होगा, जो अनदर मेटल होगा दैट विल बी द ट्राईवेलेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल 4 टाइप की होती हैं ये, पोटास एलम की अगर हम बात करें तो देखो पोटास एलम कौन सा होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला है पोटास एलम। अब एक आध बच्चे को समझ में आया नहीं आया, अच्छा वो चीज़ देखिए आपने, एक मोनोवेलेंट होता है, ये पोटेशियम कैसा मोनोवेलेंट ना, क्योंकि इस पे कितना चार्ज होता है 1, इसलिए मोनोवेलेंट। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है देखो +3, है ना। तो ये वाला पहला वाला मेटल कौन सा होना चाहिए, मोनोवेलेंट, दूसरा वाला एटम कौन सा होना चाहिए, ट्राईवेलेंट। इस तरीके से ये एलम बनती है। जैसे दूसरा वाला क्या है हमारे पास, क्रोम एलम, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, आयरन एलम। फोर्थ वाला क्या है, अमोनियम एलम। अब थोड़ा इसका फॉर्मूले पे आ जाओ, है ना। देखो क्रोम एलम की अगर बात करोगे तो यही फॉर्मूला है, लेकिन अगर आयरन एलम की बात करोगे या अमोनियम एलम की बात करोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ अमोनियम जो कि मोनोवेलेंट होता है, ये ध्यान रखना है ना, अमोनियम सल्फेट होता है, ये भी कैसा होता है, मोनोवेलेंट, क्योंकि इस पर +1 चार्ज होता है। और आयरन है तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन
अमोनियम एलम है तो अमोनियम में ध्यान रखिएगा, अमोनियम सल्फेट होता है और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो ये कितने टाइप की एलम हो गई हमारे पास? 4 टाइप की। हाँ, टाइम बता देंगे एक बार जो है आदित्य, ये मालूम पड़ जाएगी कि कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, तो उनके लिए टाइम बता देंगे, करते रहेंगे। अभी 1-2 दिन और रुको, क्योंकि कुछ बच्चे जो है बीच में गायब हो जाते हैं, तो एक बार उनको रिदम में आने दो, क्योंकि अभी कुछ बच्चे रिदम में नहीं आए। मैं तो जगा रहा हूँ उनको, जग ही नहीं रहे, मालूम नहीं क्या कर रहे हैं भाई, पानी डाल डाल के जगा रहे हैं, जग जाओ जग जाओ। तो वो कह रहे हैं नहीं हम तो जगे हुए हैं लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, वो टेस्ट पेपर जो डाल रखे हैं एनटीए वालों ने प्रैक्टिस के लिए, उनको तो कर लो भाई, उनको सारे बच्चों को करके जाना है। जो बच्चे 13 वाले हैं उनके लिए तो विशेष कह रहा हूँ मैं, जितने एनटीए वालों ने डाल रखे हैं, अगर आपको कर सकते हो तो 80 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दो और फिर देखो आपके मार्क्स। क्योंकि होता क्या है, कॉन्सेप्ट ही वहीं से जनरेट होगा। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन करते हो तो एक क्वेश्चन के कई सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक ये नहीं है कि हाँ उसमें डायरेक्ट ऐसे हो रहा है। डायरेक्ट वाले तो कितने आएंगे, 5-6 क्वेश्चन आएंगे, 10 आ जाएंगे मान लो। केमिस्ट्री में मान लेते हैं 45 क्वेश्चन है। अब आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो फिलहाल मैं सारे बच्चों से कहूँगा कि अगर मेरा नहीं कर पाते हो, मेरा नहीं देख पाते हो तो खुद कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन कर जरूर लो। ठीक है, चलो आ जाओ जरा थोड़ा सा। अब इस पे बात कर रहे थे ताकि ये टॉपिक फिनिश हो जाए, अभी यहीं पे लटके हुए हैं, बाद में बात करते हैं, पहले आपसे थोड़ा इसको समझते हैं ना। देखो हम चल रहे हैं यहाँ पे एलम पे। एलम का फॉर्मूला क्या हो गया, दिस वन MsO4.M-SO4 24H2O। अब इसका मतलब क्या है, मेटल, ये भी मेटल, मेटल सल्फेट एंड 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मेटल है वो मोनोवेलेंट होना चाहिए। सेकंड वाला जो मेटल है वो कैसा होना चाहिए, ट्राईवेलेंट। अब आप इसमें पहले में देखिएगा जरा, थोड़ा सा अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे कॉन्सेप्ट। देखो इनमें सब में पहले में मोनोवेलेंट है ना। अब ये भी तो मोनोवेलेंट होता ना, अमोनियम। और दूसरा वाला मेटल कौन सा, देखो सारे ट्राईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट 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 ट्राईवेलेंट। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एलम में ईच मेटल एटम इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये मान लो कोई भी किसी भी एलम में, इनमें से किसी भी एलम में एक जो मेटल एटम है उनमें कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं आपस में। कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी, कोई बच्चा बता रहा है आंसर। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड इन ईच मेटल एटम इन दी एलम। कौन बच्चा बता रहा है? हाँ जी भैया, जवाब दे रहे हो क्या? अरे भाई साहब कहाँ गए? चलो बताओ भाई, बताओ जल्दी, फिर आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ और भी जल्दी ख़त्म हो जाए, आज 13 हो जाए, कल से 14 ग्रुप शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा सा रह गया है इसमें। हाँ, साक्षी ने एवरी मेटल इज सराउंडेड बाई 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही है साक्षी का, बिल्कुल सही है। आदित्य लगे रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान रहेगा, क्योंकि मैं वही कहता हूँ, आए ना आए दे तो दिया ही करो, क्या दिक्कत है, फिर आपको ध्यान आ जाएगा। देखो क्या है ना, इधर मेटल कितने हैं, 4 हुए ना मेटल। देखो 2 तो ये हैं और 2 ये हैं, तो कितने हो गए मेटल, 4। और टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, 24। 24 बाई 4 इज इक्वल टू कितने आ गए, 6। तो हम क्या कहेंगे, ईच मेटल इज सराउंडेड बाई 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इन दी एलम। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भाई मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब सारे बच्चे जानते हैं कि भाई मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस हाउ मेनी एटम्स आर टचिंग टू ईच अदर, यानी कि एक एटम दूसरे एटम में कितने एटम टच कर रहे हैं आपस में, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर में क्वेश्चन पूछे तो भी 6, कितने सराउंडेड हैं तो भी 6। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एलम की प्रॉपर्टीज बताते हैं, पहले एक स्यूडो एलम्स करवाते हैं आपको, स्यूडो एलम्स। ठीक है,
स्यूडो का मतलब तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते होंगे, फॉल्स होता है। मतलब एलम एक्चुअल में नहीं होती है, एलम की तरह दिखाई देना या एलम की तरह कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो एलम्स। अब इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ये इस तरीके से, अब ये वाले को क्या बोल रहे थे हम लोग, मोनोवेलेंट, ठीक है। जबकि इस वाले को क्या बोल रहे थे वहाँ पे, ट्राईवेलेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बाईवेलेंट, या इसको हम बोल सकते हैं डाईवेलेंट। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना। स्यूडो एलम्स में ये जो एमडेस वाला होता है वो बाईवेलेंट या डाईवेलेंट होता है, यानी कि इसकी 3 चार्ज नहीं आएगा, +3 चार्ज नहीं आएगा, इस पर +2 वाले टेक पार्ट करते हैं, इसको स्यूडो एलम्स बोलते हैं। अब देखो, अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो एलम्स को जब हम हीट करते हैं तो हीटिंग पे हल्का सा स्वेल्स अप हो जाता है एलम्स, है ना। जैसे बोरेक्स हो जाता था, लाइक दैट ये भी स्वेल्स अप हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वाटर में सॉल्युबल होता है। तीसरी थर्ड वाली बात ये है कि आजकल तो इसके एप्लीकेशन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, वाटर का प्योरीफिकेशन करने के लिए एलम को यूज़ किया जाता था। और पहले जनरली लोग क्योंकि नेचुरल लाइफ में रहते थे, आजकल तो आर्टिफिशियल, सारे लोग जिसको देखो वही आर्टिफिशियल की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन आपसे मैं फिर भी कहूँगा आप लोग आर्टिफिशियल की तरफ मत दौड़िएगा। आर्टिफिशियल इन द सेंस क्यों कह रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें, सेविंग के बाद आजकल केमिकल्स लगाते हैं कि हाँ जी ये सेविंग हो गई, जरा आप थोड़ा स्टाइलिश बन जाते हैं, ठीक है। अब पहले क्या करते थे लोग, स्टाइलिश बनने के लिए एलम लगाते थे। मतलब स्टाइलिश का मतलब समझ रहे हो, तो ज़्यादा दिनों तक जी पाते थे क्योंकि वो केमिकल्स यूज़ नहीं करते थे। कहीं पे लग जाता है, कट जाता है ब्लेड वगैरह, तो वहाँ पर एलम का यूज़ करते थे, है ना। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए एलम का यूज़ होता था, और वाटर को प्योरीफिकेशन करने में एलम का यूज़ होता था। लेदर की टैनिंग की जाती है, ठीक है, तो उसमें एलम का यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारी यूजेस हैं एलम के। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया अपना पास एलम का। और स्यूडो एलम्स जहाँ पे मान लीजिए जनरली ज़्यादा की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो एलम क्योंकि कई बार थोड़ा सा महंगी आती होगी, उसके केस में ये बाईवेलेंट वाली यानी स्यूडो एलम्स यूज़ कर ली जाती है, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारे पास ख़त्म। कौन सा ग्रुप ख़त्म हो गया बताओ? हाँ, कौन सा ग्रुप ख़त्म हो गया अपने पास? ग्रुप 13। अब कल करेंगे ग्रुप 14, ठीक है। तो पढ़ रहे हो आजकल? क्योंकि आज शुरू करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अभी एक आध बच्चा तो फास्ट रहा होगा, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और मैं बता ही रहा हूँ आपको कि 40 से 50 मिनट्स तक जितनी कंसंट्रेशन बनती है नॉन स्टॉप पढ़ाया करेंगे। भले ही चाहे 10 मिनट आपसे अलग से बात कर लें कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो एक अलग हो गया। आते जाते समय तो आपसे बार बार पूछेंगे, है ना, क्योंकि वो नहीं भी पूछेंगे तो भी इधर जा रखा है कि हाँ पूछना है कि हाँ भाई कैसे चल रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ये टीचर का रहता ही है, थोड़ा आपको मालूम ही है, ठीक है। तो बने रहो और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो। और